आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ये एक ओवरव्यू है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फेज होगा ना लाइफ का, ऐसा तो एनी लाइफ टाइम इंसान कर सकता। तो कुछ फेजेस होते हैं इंसान की लाइफ के। सबसे पहले जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज यानी बचपन का समय, प्यूबर्टी से पहले, एडोलसेंस से पहले का टाइम, इसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज। उसके बाद हमारे जीवन में आता है रिप्रोडक्टिव फेज, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल 50 to 60 ईयर ऑफ एज। उसके बाद आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज हमारे हिंदी में बुढ़ापा, बूढ़े हो जाना, अंतिम समय हमारे जीवन का, वो होता है सेनेसेंट फेज। उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले का काम, फिर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो 2 तरीके की होती है। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है, जैसे जिनमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्नेक्स। दूसरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन होना, जैसे कि मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, और जेनेसिस होता है फॉर्मेशन। तो गैमीट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब जो गैमीटोजेनेसिस है उसका मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमीट बनते हैं। जो मेल गैमीट होते हैं प्लांट्स में उन्हें एंथ्रीजोइड्स बोलते हैं, और जो फीमेल्स में होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एग। और जो एनिमल्स में मेल गैमीट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है वो प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों में ही एग बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट। उसमें हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो, और इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके से होती है। जो प्लांट में होती है उसमें पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टिग्स, ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। इन सब के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन आपके में 2 पढ़ने को होंगे। ओविपेरस यहाँ पे बॉडी के बाहर एग रिलीज होता है, और उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और विविपेरस में क्या होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर ही, और हम लोग बर्थ करते हैं एक बेबी को, ना कि एग रिलीज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये 2015 में आ चुका है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो कि बायोलॉजिकली उनकी तरह ही होते हैं। मतलब अगर डॉग्स हैं तो उनका बेबी भी डॉग ही होगा, एलिफेंट है तो उनका, मतलब बायोलॉजिकली सिमिलर होंगे, एक जैसे ही। दिस प्रोसेस इंश्योर द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज। ये प्रोसेस है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारी दुनिया है इसमें स्पीसीज की कंटिन्यूटी चलती रहे। अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सेम स्पीसीज डेवलप नहीं होंगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, जैसे डोडो, या हम लोगों ने और ऐसे ही पढ़े हैं काफी ऐसी स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब आगे, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों दिखते हैं। ऑर्गेनिज्म रिजेंबल देयर पेरेंट्स बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर बेस्ड ऑन द सिमिलर जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स। हम लोगों की कुछ ना कुछ छवि हम लोगों के पेरेंट्स से मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं सेम है, उसमें कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन आते हैं, बाकी जो हमारा डीएनए है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करता है। इसीलिए हम लोग डीएनए टेस्टिंग भी करते हैं। उसके बाद द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज डिजाइंस इज स्टोर्ड इन क्रोमोसोम्स व्हिच आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, तो जो सेल होती है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ही हमारा जेनेटिक मटेरियल सेव होता है। ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो डीएनए को कंटेन करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, which holds instruction for inheritance and for making proteins। जो डीएनए है इसी से हमारी बॉडी में इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स आना, इसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, यही पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? जो ना समझ आया पूछते रहना।
फिर आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। अब डीएनए कॉपिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये 2014 और 2017 बोर्ड्स में आ चुका है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए इज कॉपीड टू इंश्योर दैट ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। However, this process is not 100% accurate and may result in small variations. तो डीएनए की कॉपी होना क्यों जरूरी है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग है उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स को रिजेंबल कर सके। इस वजह से डीएनए की कॉपी होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। हाँ, हालांकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पापा या मेरी मम्मी दिख रहे हैं डिट्टो वैसे ही मैं दिख रही हूँ, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन, स्मॉल डिग्री ऑफ वेरिएशंस आएंगे, वरना हर ऑर्गेनिज्म सिमिलर ना दिखना लगे। जैसे पापा दिख रहे हैं वैसे ही बेटा दिख रहा है, वैसे ही उसका बेटा दिख रहा है। इसीलिए कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन जरूरी होते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए 100% एक्यूरेट नहीं होती है कॉपिंग, कि जो मेरे पापा का जेनेटिक मटेरियल है डिट्टो वही मेरा, ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहेंगी। These variations are natural and important because, अब ये वेरिएशन नेचुरल है, इसको हम लोग इंड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ के उसमें वेरिएशन नहीं ला रहे हैं, ये नेचुरल है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों है? लीड्स टू डिफरेंसेस इन ऑफस्प्रिंग। अब मान लो अगर वो सेम वही डीएनए है, बिल्कुल उसमें चेंज नहीं है, 100% एक्यूरेट, तो जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, जैसे मैं हूँ या मेरी बहन है, तो हम दोनों भी तो बिल्कुल सेम दिखेंगे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा, जो हम लोग ट्विंस की बात करते हैं। तो वही है कि इससे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके बीच में भी डिफरेंस रहता है, वो पहचान सकते हैं। दूसरा, ये हेल्प ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो जो चेंजेस होते आ रहे हैं सालों से एनवायरनमेंट में, हम उनको झेल पाएंगे? हर इंसान टाइम के साथ वेरिएट करता है, अडेप्ट करता है चीजों को। सर्दी आ रही है तो हम लोग स्वेटर पहने, तो हमारी बॉडी को भी तो अडेप्शन की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी में भी इसीलिए वेरिएशंस आते हैं, ताकि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, जो पहले के टाइम पे नहीं था अब हो रहा है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सके, अडेप्ट कर सके अपने अंदर। इसीलिए वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट सर। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ओवर टाइम। एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि इवोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो वेरिएशंस हैं ये क्या करती है, इवोल्यूशन को जन्म देती है। इवोल्यूशन यानी चेंज, डिग्री ऑफ चेंज, वो तभी आएगा जब वेरिएशंस आएंगी हमारे डीएनए में। इसीलिए जो वेरिएशंस है वो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का स्टार्ट वेरिएशन से ही होता है। इज इट क्लियर? How does RNA remain constant across generation? How does DNA remain constant? अब DNA जनरेशन से कांस्टेंट कैसे रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चेंज क्यों नहीं रहता? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन DNA forms two parents combines to form offspring। अब इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का DNA, मेल और फीमेल, दोनों पार्टनर्स अलग होते हैं, उन दोनों का DNA जो है वो कंबाइन होता है आपस में और ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। मतलब हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर के होंगे तो कुछ हमारी मदर के भी होंगे, ठीक है। स्पेशल सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। एक सेल डिवीजन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, वो होता है। मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं डिवाइड होने के बाद, ठीक है। जैसे मेरे अंदर 43 पेयर्स हैं, 46 पेयर्स हैं, तो मेरा जो गैमीट बनेगा उसके अंदर 23 पेयर्स ही होंगे मियोसिस से। और मियोसिस सिर्फ गैमीट सेल्स करते हैं ह्यूमन में। मियोसिस जो होती है वो गैमीट सेल ही करते हैं, सिर्फ वही क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है। वरना हर जगह जो है माइटोसिस होती है, जिसमें सेल में जो क्रोमोसोम का काउंट है वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। रियान समझ आ रहा है? रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर हाफ, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर है मियोसिस में वो हाफ हो जाता है, एंड इन गैमीट, और गैमीट फॉर्म हो जाते हैं। स्पर्म और एग, स्पर्म होता है, स्पर्म किसका गैमीट है? सौम्यांग, मेल और फीमेल हो जाए, और एग ह्यूमन फीमेल। प्लांट फीमेल में भी एग ही होता है, अभी पढ़ाया था ओवरव्यू में जी। मेल्स में अलग होता है। मेल्स में क्या होता है प्लांट में, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। गुड। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू गैमीट्स फ्यूज टू रिस्टोर देयर ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दो गैमीट होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं ताकि वो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर को वापस ला सके। यानी 23 फादर का, 23 मदर का, टोटल 46 पेयर हो गए, तो वापस फ्यूजन होता है, वो बराबर आ जाते हैं। अब अगर मियोसिस नहीं हो, सोचो मियोसिस नहीं है, तो फादर के 46, मदर के 46 कहाँ पहुंच गए जाके फ्यूज होके?
जबकि इंसान में तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हर सेल में। इसीलिए जो है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता है। गौरव समझ आ गया? तो एक बार वापस से बता दें, गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर मियोसिस होता है, माइटोसिस क्यों नहीं होता? हाँ बताओ, आप ही बताएंगे। अब आपका नाम ही गौरव है और तो कोई यहाँ मुझे दिख नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली इट्स यू। अजीत जी, रियान फिर से बता दीजिए। एक सेकंड, आयुष बता पाओगे? मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका आधे हो जाते हैं, वो आधे ही जाते हैं। और माइटोसिस में पूरे पूरे जाएंगे। तो टोटल जो एक सेल होता है उसमें केवल 46 पेयर रह सकते हैं। तो इसलिए उन्हें आधा आधा करके पेरेंट्स, जैसे मेल और फीमेल के आधे आधे के 23 जब वो फर्टिलाइज होंगे तो 46 ही रहेंगे। गुड। कम होंगे ना ज्यादा। सौम्यांग यही बात अब तुम बता दो एक बार प्लीज। सेम टू सेम, मीनिंग सेम हो, वर्ड्स आपके अलग हो सकते हैं, आई डोंट माइंड। तो मियोसिस में आधे हो जाते हैं और माइटोसिस में पूरे पूरे जाते हैं। हाँ तो फिर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम मियोसिस ही क्यों करते हैं, माइटोसिस क्यों नहीं करते? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब हमें एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर को ही एग्जैक्ट रखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर 46 है तो अगर पेरेंट्स में 46 है तो जो जाइगोट फॉर्म होगा यानी जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। ठीक है। During fertilization, the two gametes fuses to restore their original chromosome number. This ensured that the DNA amount remain constant in every new generation. तो जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो दो गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं ताकि वो रिस्टोर कर सके ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर को जो था 46। ओके गौरव जी? और ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए का अमाउंट है वो हर जनरेशन में सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज ना हो। डीएनए में वेरिएशन आ सकता है लेकिन उसका अमाउंट सेम रहना चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सर। रोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन इवोल्यूशन। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया ओजस? Organisms live in specific niches, places in the ecosystem where they survive and reproduce. अब हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक निच होता है। जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, जहां पर आप इकोसिस्टम में आप सरवाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हर इंसान के लिए एक ऐसी पर्टिकुलर जगह, हर इंसान की एक अपनी हैबिटेट है, पर्टिकुलर हैबिटेट। फिश है, वो नदी तालाब यहीं मिलेगी। गौरव के घर पे मिल जाएगी लेकिन वो एक्वेरियम में मिलेगी, उसकी नेचुरल हैबिटेट तो है नहीं। तो निश किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल हैबिटेट को बोलते हैं। ठीक है अजीत? ठीक है, आपका निश क्या है? आपका घर या आपकी कोचिंग? चले। If a niche changes drastically, only individual with variations suitable for the new condition may survive. अब किसी का niche चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, उसमें चेंज आ रहा है बार 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 बार, तो वहां पे सरवाइव कौन कर पाएगा? वो जिसके अंदर कोई वेरिएशन ही नहीं आई है या वो जिसके अंदर वेरिएशंस आ चुकी हैं? क्योंकि वही अडेप्ट कर पाएगा चेंजेस को, क्योंकि चेंजेस एकदम तो होते नहीं है, एक पर्टिकुलर इंटरवल से होते थोड़ा 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 थोड़ा। तो जब इंसान के अंदर वेरिएशन आता जाएगा तो चेंज आते आते वो उसको अडेप्ट करना सीख जाएगा और वही सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक जगह सुना होगा, कहीं ना कहीं ये बात हम लोग सुनते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही सरवाइव कर पाएगा। नहीं सुना? आगे सुन लोगे, आप ही सुन लो ना, मैंने बोला सुन नहीं पाया आप। तुम फिट भी नहीं है शायद। बताएं क्या? हाँ गौरव जी। मजा नहीं आया, कल सुनो पक्का। रियान फोकस इधर कर दे अपना। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइव वही करेगा जो फिट है। फिट का मतलब ये नहीं कि हमारी फिजिक्स सिर्फ अच्छी है, फिट होने का मतलब है फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट है, तब एक इंसान फिट होता है, तो वही सर्वाइव कर पाएगा। These variations can lead to the development of new traits which is the basis of evolution. अब क्या ये वेरिएशन नए ट्रेट्स लाती है, इंसान के अंदर नए चेंजेस लाती है और यहीं से इवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है,
ये बात आप सबको समझ आ गई? गौरव आ गई? चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इन क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप लोग आंसर कर पाओ आंसर देखने से पहले। थैंक यू सर। सबसे पहले आता है व्हाई आर न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज नॉट आइडेंटिकल। जो न्यूली फॉर्म डीएनए की कॉपीज हैं वो आइडेंटिकल क्यों नहीं है? पहले सिर्फ अपने हैंड रेस करेंगे, जो हैंड रेस करेगा वो आंसर देगा। किसी ने नहीं किया है। Small amount of variation in the duplicate form. हाँ आयुष, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा और बताना था। Uniform DNA copies are not identical because the variation has taken. हो गया? हाँ लगभग से सही है। डीएनए कॉपिंग इंट्रोड्यूसेस स्मॉल एरर्स लीडिंग टू वेरिएशन। जब कॉपी होती है तो हर चीज में एरर्स होते हैं। अब हम लोग ही अगर नोट्स कॉपी करवाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एरर्स होते हैं, फिर हम लोग उनको करेक्ट करते हैं कि इसकी जगह ये होना था और ये हो गया। तो वही चीज डीएनए कॉपी करते टाइम होता है कि वहां भी कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं और जिस वजह से आ जाती है वेरिएशन। जैसे हम लोग के नोट्स में इज एमआर से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, वेरिएशन आ जाती है सेंटेंस में, वही तो नहीं रह जाता जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे या जो लिख। तो वही इसमें होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू डीएनए व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस। जब एक सेल रिप्रोड्यूस करती है तो डीएनए में क्या चेंज होता है? गाइस कौन बताएगा? एनीवन? आयुष ओजस को छोड़ के। आयुष पिंक वाला आप बता सकते हैं आयुष जी। कोशिश तो करो, भले ही गलत बताओ, कोशिश तो करो। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर कर, देख के ही बता दो, देख के समझा दो लिखा गया। अच्छा अब बताएं। अच्छा ये बाद में, अभी आप मुझे समझा दें। गौरव अरे भाई गलत बोलो तो। डीएनए की कॉपी बनती है फॉर्मिंग टू सिमिलर कॉपीज, और उनकी जो है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो दो सिमिलर कॉपी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइफ प्रोसेस हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म ग्रो इन पॉपुलेशन। ये जी सौम्यांक, रिप्रोडक्शन। गौरव सेम नहीं, आप अपने मुंह से बोले क्या। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग ऑन रिप्रोडक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या है? जो इनएक्यूरेट कॉपी हुई है, मतलब पूरी 100% एक्यूरेसी से कॉपी नहीं हुई है, तो इस वजह से क्या होता है रिप्रोडक्शन में, क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरिएशन। सिर्फ एक वर्ड का आंसर है कि वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, इट लीड्स टू वेरिएशन दैट हेल्प्स सम इंडिविजुअल सर्वाइव इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एडिंग इवोल्यूशन। वही बात है, उन्होंने थोड़ा सेंटेंस को बढ़ाकर लिखा है कि अगर इनएक्यूरेट डीएनए कॉपिंग होगी तो वेरिएशन आएगी, इस वजह से इंडिविजुअल जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव कर पाएगा और इसी तरीके से इवोल्यूशन का स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द डीएनए अमाउंट स्टे कांस्टेंट थ्रू जनरेशन। अब जो डीएनए का अमाउंट है वो जनरेशन तक कांस्टेंट क्यों रहता है? ये बात अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, काफी देर डिस्कशन हुआ इस बात पर। कौन बताएगा? बता दो तुम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशीज के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। और जब ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करता है तो उस टाइम पे मियोसिस की वजह से जो 43 पेयर होते हैं वो 23 में बढ़ जाते हैं। जो 46 पेयर होते हैं वो 23 में हो जाते हैं। अब दो पेरेंट्स की वजह से वो दोबारा वही यहाँ पर लिखा है कि जो मियोसिस है वो हाफ कर देती है क्रोमोसोम नंबर को गैमीट्स में। उसके बाद जब फ्यूजन होता है स्पर्म का और एग का, तो वो आपस में फ्यूज होकर रिस्टोर कर लेते हैं ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर को। यानी 46 पेरेंट्स में थे, वो डिवाइड हुए 23 मेल में 23 फीमेल में, वो फ्यूज हो गए 23 + 23 46, वापस से 46 आ गए जाइगोट में। तो हम लोगों ने वही डीएनए क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर लिया।